हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। ठीक है, तो जैसे पिछली वीडियो में हमने स्टडी कवर किया था कि 2026 क्या है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ईयर है और आप काफी सारे एग्जाम्स हैं आपके पाइपलाइन में ऑलरेडी हैं और कुछ आने वाले हैं। ठीक है, और पिछले वीडियो से हमने क्या है इंडियन इकोनॉमी को कवर करना शुरू किया था और एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, यानी जो संसाधन है उनको सक्रिय किस तरह किया जाता है और वो किस तरह से अलग अलग जो जगह है या अलग अलग प्लान्स होते हैं या गवर्नमेंट के हों या पर्सनल लेवल पे हों, किसी भी लेवल पे हों, उनमें क्या होता है वो एक कॉन्सेप्ट जो होता है वो काम करता है और मोस्टली केसेस में क्या है वही कॉन्सेप्ट इकोनॉमी को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, कवर कर रहा है। पिछले वीडियो में हमने दो पॉलिसीज को क्या थोड़ा सा टच किया था, हल्का सा। ठीक है, क्योंकि एसआई का पेपर आपका ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं सर पे है और इतने दिनों में आपको रिवीजन भी करना है और भी करना है। ठीक है, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट कि आरपीएससी जो है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इनके अंदर क्या है कि टेक्निकली क्वेश्चंस या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रही है, तो हम उन चीजों को ज्यादा फोकस करेंगे जहां से क्या है क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। यानी कॉन्सेप्चुअल चीज जो है वो क्लियर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है क्या नहीं है वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। हम बात करेंगे आज क्या है, हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा फिस्कल पॉलिसी। इस टॉपिक को क्या है हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ये टॉपिक काफी लंबा चलेगा आपका और एक एक कॉन्सेप्ट आपके लिए इस टॉपिक का क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय नीति। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए राजकोषीय नीति एक्चुअली होती क्या है, थोड़ा सा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि राजकोषीय नीति क्या होती है। क्या और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो हम ये वीडियोस बना रहे हैं वो आपके लिए वीडियोस हैं। क्या है वो आपके लिए वीडियोस है, वो मेरे लिए या हमारी टीम के लिए वीडियोस हम नहीं बना रहे। जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जो स्टार्ट किया गया है और इस संडे तक क्या है कि उसके अंदर स्पीड जो होगी हम बढ़ा देंगे। जो आपके फ्री कंटेंट की बात, हम नोट्स की बात कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज भी जो आपको दी जा रही है, तो वो आपके ऊपर है। आपके सजेशंस उसमें क्या है काफी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी तरीके का आपको सजेशन हो, देना हो इनके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर क्या है आप व्हाट्सएप के ऊपर, फोन पर क्या है व्हाट्सएप कर सकते हैं। लिंक आप नंबर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के। ठीक है, तो हम यहां बात करते हैं राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी हम किसे कह रहे हैं। ध्यान रखिए, सबसे पहले यहां पे क्या आता है, राजकोष। क्लियर? ठीक है, तो हिंदी में अगर हम इसे समझेंगे तो बिल्कुल इजीली समझ जाएंगे। राजकोष पहले क्या है, राजा का राज हुआ करता था। क्या मोनार्की थी, राजा का राज हुआ करता था। तो वहां पर क्या है कि राजा का एक कोष हुआ करता था, जो क्या जनता से जो भी कर वसूला जाता था वो सारा का सारा क्या उस कोष में जाता था। और राजा हमेशा पूछते थे अपने ट्रेजरी से, जो ट्रेजरर हुआ करते थे, जो खजांची हुआ करते थे, कि राजकोष में कितना धन है, कितना जनता के भलाई के लिए लगाया गया है, कितना कर आया है, कितना बाकी है। तो वो क्या है, उसको हम कहते थे राजकोष। ठीक है, और उसी नीति को क्या कहा जाता था, राजकोषीय नीति। तो आजकल क्या है, डेमोक्रेसी है। क्या है आजकल डेमोक्रेसी है, तो वो राजा का कोष नहीं है। क्या है वो राजा का कोष नहीं है, वो क्या है, जनता का खजाना है। क्या जनता का खजाना है। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो जो कॉन्सेप्ट आता जाएगा, ठीक है, टर्म आती जाएगी और आती जाएगी, उसे हम अच्छी तरीके से क्या समझते जाएंगे कि भी वो टर्म क्या है और किस तरह से वो है और कॉन्स्टिट्यूशन में वो दे रखी है या नहीं दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहली जो टर्म आती है यहां पर वो आती है पब्लिक एक्सचेकर। ठीक है, पब्लिक एक्सचेकर यानी जनता का खजाना, जिसमें जनता क्या करती है, कंट्रीब्यूशन करती है। क्या करती है, जनता कंट्रीब्यूशन करती है। वो कैसे करती है आगे हम स्टडी करेंगे। और इसी को मोटे तौर पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास में क्या आ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर नेशनल लेवल पे हम करें तो इंडिया हो जाता है और अगर स्टेट लेवल पे करें तो वहां पे स्टेट हो जाता है। यानी भारत की संचित निधि, इसको क्या कह रहे हैं हम, संचित निधि। ठीक है, स्पेसिफिक्स हम धीरे धीरे करते जाएंगे। तो पब्लिक एक्सचेकर यहां से क्या है कि जनता जो
इसी के अंदर जनता का से जो पैसा लिया जाता है वो सारा का सारा डाला जाता है, और इसी से फिर क्या है, जनता की भलाई के लिए उस पैसे को क्या किया जाता है, खर्च किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास में आ जाती है कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है या और होती है, तो उसके अंदर जो आप पढ़ते हैं, और इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को क्या कह देते हैं, पब्लिक फाइनेंस कह देते हैं। ये क्या कहलाता है, पब्लिक फाइनेंस। इसी को क्या है, पब्लिक फाइनेंस, जिसको हम क्या कह देते हैं, लोक वित्त। इसी को हम लोक वित्त भी कह देते हैं, पब्लिक फाइनेंस भी कह देते हैं। तो कई बुक्स में आपको पब्लिक फाइनेंस टर्म भी मिल जाएगी और लोक वित्त टर्म भी मिल जाएगी, तो पब्लिक फाइनेंस और लोक टर्म वित्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या है, जो फिजिकल पॉलिसी का सबसे मेन जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, बजट। ठीक है, अब बजट क्या है, मुख्य कंपोनेंट है फिजिकल पॉलिसी का, पढ़ लिया था। कौन कंट्रोल करता है, डायरेक्टली कंट्रोल करती है, सीधे तौर पे वित्त मंत्रालय या फाइनेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, और ओवरऑल ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो जो टर्म्स आती जाएंगी आप उसे करते जाइएगा। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है यहां पर, जो बजट में दो चीजें आपको मिलेंगी, एक तो होती है, और एक चीज यहां पर क्या है कि बजट में आपको इनकम वर्ड कहीं नजर नहीं आएगा। क्लियर है, इनकम वर्ड कहीं नजर नहीं आएगा कि सरकार की इनकम क्या हुई। यहां पर जो टर्म आती है वो आती है रिसिप्ट्स। ठीक है, कौन सी टर्म आती है, रिसिप्ट्स, जिसको हम कहते हैं प्राप्ति। ठीक है, और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, व्यय। ठीक है, यानी कि व्यय। अब देखिए, पैसा खर्च करने के लिए पैसा होना जरूरी है कि अगर पैसा ही नहीं होगा तो आप पैसे को खर्च कैसे करेंगे, पैसे का इस्तेमाल करेंगे। तो वो ही चीज यहां पर है कि पहले क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेस को मोबिलाइज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, यहां पर क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जितने भी संसाधन हैं जो किस फॉर्म में है उसको हमने मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और उससे क्या है, हम मोबिलाइज कर रहे हैं संसाधनों। क्लियर है, संसाधन क्या करते हैं, हम मोबिलाइज करते हैं, संसाधनों को इकट्ठा करते हैं, संसाधनों को जुटा रहे हैं। तो जुटाने का काम क्या है, रिसिप्ट्स में किया जाता है कि जनता से पैसा लिया जा रहा है या उधार लिया जा रहा है, किसी भी तरीके से लिया जा रहा है, वो सारा का सारा पैसा क्या है, इसमें आता है। और यहीं से फिर क्या है, वो रिसिप्ट्स यानी प्राप्तियां फॉर्म में होता है, और वही पैसा क्या हो जाता है, फिर एक्सपेंडिचर फॉर्म में चला जाता है, किसमें, व्यय के अंदर। क्योंकि सरकार कोई भी पैसा अपने पास नहीं रखती है, वो जनता के लिए ही उसे क्या है, खर्च कर देती है। चाहे वो सड़कें बनानी हो, चाहे वो रेलवेज बनानी हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स बनाने हो, चाहे स्कूल बनाने हो, कॉलेज बनाने हो, हॉस्पिटल्स बनाने हो, जनता को नौकरियां देनी हो और देनी हो, जितना भी जो लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है उसको खड़ा करना हो, जनता की भलाई के लिए जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है, व्यय में आती हैं। तो वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, व्यय। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, ध्यान रखिए, इनकम नहीं होता कहीं पर, प्राप्तियां एंड एक्सपेंडिचर। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम प्राप्तियों की बात करते हैं। ठीक है, हम रिसिप्ट्स की बात करेंगे। रिसिप्ट्स जो होती हैं वो आपके पास में क्या है, दो तरह की होती है। क्या होती है, दो तरह की, या प्राप्तियां जिसे हम कह रहे हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो होती है रेवेन्यू, और एक होती है कैपिटल। रेवेन्यू यानी राजस्व, और कैपिटल यानी पूंजी। क्लियर है, अब ध्यान रखिएगा, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। तो टर्म है आपको अच्छी तरह से समझनी है, तभी आप उस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे जो आरपीएससी अपने जिस लेवल को आरपीएससी ने उठाया है, वास्तव में जिसको हम आरएस कहते हैं, तो उस लेवल पे आरपीएससी अपने आप को मॉडिफाई कर रही है। तो उसी तरीके से आपको इसके अंदर चीजें क्या है, करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दो तरह की प्राप्तियां होती हैं, एक राजस्व प्राप्तियां और एक क्या होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स, वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड वन इज कैपिटल रिसिप्ट्स। बात वही है, मोबिलाइज कर रहे हैं क्या, संसाधन को। ठीक है, संसाधनों को क्या है, सक्रिय किया जा रहा है। क्या है, जो भी संसाधन आपके पास में अवेलेबल हैं
जो आप अवेलेबल कर सकते हैं या सक्रिय कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर क्या है की जा रही हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट्स हम किसको कह रहे हैं। ठीक है, यानी जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो क्या हैं, व्हाट आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, या राजस्व प्राप्तियां हैं, हम उसको किसको बोलते हैं जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपके पास में दो ही वर्ड आपको पढ़ने हैं, एक एसेट्स, ठीक है, और दूसरा आप पढ़ेंगे लायबिलिटी। ठीक है, इनसे क्या है डिफरेंशिएट करेंगे आप। एसेट्स का मतलब होता है परिसंपत्ति, परिसंपत्ति, ठीक है, और एसेट्स का मतलब होता है देन, लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारी। क्लियर है, देनदारी। ठीक है, अब यहां पर ये है कि दोनों में डिफरेंशिएट जब भी करेंगे आप, ठीक है, रेवेन्यू और कैपिटल के अंदर जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म आपके सामने नजर आएगी। ठीक है, मतलब ये है कि अगर सरकार के एसेट्स और लायबिलिटीज, कोई भी प्राप्ति अगर सरकार को हो रही है, वट एवर द गवर्नमेंट इज गेटिंग इन फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, व्हाट इज द गवर्नमेंट इज गेटिंग इन फॉर्म ऑफ मनी, यानी मुद्रा के तौर पर, मनी के तौर पर, पैसे के तौर पर सरकार के पास जो भी आ रहा है, अगर इन दोनों में से किसी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि इन दोनों में से किसी को भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, कैपिटल बजट पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि इन दोनों में से किसी को भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, प्रभावित नहीं कर रहा है, तो उस प्राप्ति को हम बोलते हैं राजस्व प्राप्ति या रेवेन्यू डेफिसिट। फिर ध्यान रखिए, ना तो एसेट्स यानी परिसंपत्तियों में कोई फर्क पड़ रहा है, बढ़ रही है या कम हो रही है, ना ही लायबिलिटीज देनदारी, और वो क्या है इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसको हमने कह दिया रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपके पास में ये आ गया कि डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे। दूसरा, अब हमारे पास में चीजें आती है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है हमारे पास में, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। क्या होती हैं? दो तरह की होती हैं, यानी राजस्व प्राप्तियां जिसे हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राजस्व। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। पहली टैक्स रिसिप्ट्स, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कर प्राप्तियां, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कर प्राप्तियां। और दूसरी नॉन टैक्स, जिसको हम कह रहे हैं गैर कर। ठीक है, तो दो तरह की प्राप्तियां आपके पास सरकार के पास में होती हैं जो राजस्व की होती हैं। ठीक है, और वो प्राप्तियां क्या है? एक तो क्या है? कर प्राप्तियां, यानी टैक्सेस से जो भी सरकार के पास पैसा आ रहा है वो, और दूसरा जो नॉन टैक्सेस से सरकार के पास पैसा आ रहा है उसको हम बात कर लेते हैं। अब टैक्सेस आपको पता है, टैक्सेस आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ भी रहे हैं। इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, क्या आयकर है, निगम कर है, ये कर है, फिर एक कर आ जाता है जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी और ये चीजें क्या है, हम जब टैक्सेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे तब करेंगे। और एक टैक्सेस में क्या है? डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ये चीज आ जाती है, तो यहां हम उसको अभी नहीं लेंगे। तो ये क्या है? तो टैक्स से जो भी प्राप्ति हो रही है सरकार की, वो चाहे वो इनकम टैक्स से हो, जीएसटी से हो, कॉर्पोरेट टैक्स से हो, कस्टम से हो, कहीं से भी हो, जो टैक्स की फॉर्म में आ रहा है उसको तो हम क्या कह रहे हैं? टैक्स रेवेन्यू। वो क्या है? टैक्स रिसिप्ट्स है। टैक्स रेवेन्यू या टैक्स रिसिप्ट्स क्या कहते हैं? सॉरी, टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, तो वो चीज आ जाती है। फिर आ जाती है नॉन टैक्स। अब नॉन टैक्स क्या चीज होती है? ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि भाई नॉन टैक्स रेवेन्यू हम किसे कहते हैं? ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी गैर कर राजस्व जो होता है वो क्या है? सरकार का। ठीक है, गैर कर राजस्व क्या होता है? सरकार का। और एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा कि ये चीज सरकार को वापस किसी को नहीं करनी है। अगर सीधे तौर पे देखें तो रेवेन्यू का मतलब होता है कि सरकार को ये वापस किसी को नहीं करना है, ये सरकार का अपना हक है। क्या है? सरकार का अपना हक है। जो सरकार काम कर रही है
जनता के लिए, तो उस काम करने के लिए सरकार को पैसा मिल रहा है जनता की तरफ से, एक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि सरकार एक तरफ काम कर रही है आपके लिए, तो आप क्या कर रहे हैं, सरकार को अपनी तरफ से कुछ दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, अभी नहीं। सीधे तौर पे आप कोई इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ने मुझसे इनकम टैक्स लिया है तो सरकार मेरे लिए काम करे। वो सरकार क्या कलेक्टिवली, इकट्ठे तौर पर सभी के लिए क्या कर रही है, काम कर रही है। और एक चीज का आप ध्यान रख लीजिएगा, किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति, मोटे तौर पर, जब हम, कई देश ऐसे हैं जहां बिल्कुल टैक्स नहीं लगता तो वो एक अलग चीज है, ठीक है। जहां भी टैक्सेस लग रहे हैं, किसी भी देश में जहां टैक्सेस लग रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सरकार को टैक्स नहीं दे रहा है। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर कर। अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो गरीब से गरीब व्यक्ति, ठीक है, गरीब से गरीब व्यक्ति, चाहे उसके पास में खाने को कुछ भी नहीं है, वो भी क्या है, अगर किसी भी दुकान से कोई भी सामान खरीद रहा है, ठीक है, तो माचिस खरीद रहा है या कोई और चीज खरीद रहा है या ब्रेड खरीद रहा है, कुछ भी खरीद रहा है, ठीक है, और खरीद, तो उसमें उसको क्या करना पड़ रहा है, टैक्स पे करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, टैक्स पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो टैक्स पे नहीं करता है। हर व्यक्ति जो देश का नागरिक है और है, जो देश में रह रहा है, चाहे वो नागरिक हो चाहे ना हो, वो टैक्सेस सरकार को क्या कर रहा है, पे कर रहा है। तो ये एक मिथ आप निकाल दीजिएगा कि कहीं कह रहे हैं कि गरीब टैक्स नहीं पे करते, इनकम टैक्स नहीं करते, तो ये ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है। अब हम बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, यानी करों के अलावा जो भी सरकार को प्राप्तियां हो रही है राजस्व फॉर्म में, ठीक है, नॉन टैक्स, यानी बारिंग टैक्स रेवेन्यूज, व्हाटएवर गवर्नमेंट इज गेटिंग एज रेवेन्यू इज नोन एज नॉन टैक्स रेवेन्यू। वो क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है, वो आ जाती है सरकार से, अगर आप मान लीजिए कोई काम करवा रहे हैं, यू आर गेटिंग एनी वर्क डन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, आप सरकार से कोई काम करवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की फीस पे कर रहे हैं। उस लाइसेंस को बनवाने की, उस लाइसेंस को यूज करने की क्या कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड के लिए क्या कर रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं। तो ये क्या है, सरकार के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ये टैक्स नहीं है, दिस इज नॉट टैक्स। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप मत लीजिए, सरकार आपको ये नहीं कह रही कि आप ड्राइविंग लाइसेंस लीजिए ही लीजिए, ठीक है। जिसको जरूरत है वही जाके क्या करेगा, ड्राइविंग लाइसेंस लेगा, या जिसको गाड़ी चलानी है या जो 18 साल से ऊपर है वही क्या करेगा, ड्राइविंग लाइसेंस लेगा। दूसरी चीज जो आ जाती है, मान लीजिए आप कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं, ठीक है, गाड़ी खरीद रहे हैं, तो उसका क्या कर रहे हैं, आप आरसी ले रहे हैं, क्लियर है, आरसी ले रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया, आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू होगी। क्या होगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू होगी, ठीक है। अब आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, और कुछ टैक्सेस क्या है, ये मोटे तौर पे नॉन टैक्स सिस्टम है। अब उसके अंदर क्या है, आप कोई भी कंपनी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी आपने कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं आप। किसकी शुरुआत कर रहे हैं, बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। तो बिजनेस क्या है, आप हवा में नहीं चला सकते। आपको क्या है, बिजनेस कोई भी काम शुरू करना है तो उसके लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्लियर है, क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो उस रजिस्ट्रेशन की आपको क्या देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। आप चाहे इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, चाहे आप कोई दुकान खोल रहे हैं, चाहे आप कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, चाहे आप कोई भी कुछ खोल रहे हैं, कोई सर्विस एजेंसी खोल रहे हैं, कोई ट्रैवल एजेंसी खोल रहे हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब कॉपी बनाने का काम शुरू कर रहे हैं या बुक्स पब्लिश करने का काम शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी सरकार के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। ये सरकार आपको वापस नहीं देगी। ये नहीं है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो गया तो सरकार आपको ये कह देगी नहीं हमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए, ठीक है, आप तो वापस हो गया, मेरे हमारे पैसे वापस दे दो। इसी तरीके से आरसी है, ठीक है, तो वो चीज हो जाती है। वो चीजें सारी की सारी क्या रजिस्ट्रेशन के अंदर आ जाती है। ये आ गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सरकार का जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है, ठीक है, वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। जो इंटरेस्ट पेमेंट सरकार के पास में आता है, क्या आता है, इंटरेस्ट पेमेंट, यानी सरकार जो उधार दे रही है, क्या कर रही है, उधार दे रही है, राज्यों को दे रही है या बाहर किसी दूसरे देश को उधार दे रही है, तो वहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है,
ब्याज आ रहा है वो भी क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। दैट इज ऑल्सो व्हाट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंशिएट क्लियर कट हो जाना चाहिए कि नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सी है और टैक्स रेवेन्यू क्या है, कौन सी है। तो मान लीजिए अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है किसी भी तरीके से कि भाई टैक्स रेवेन्यू कौन सी है और नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सी है, तो आप क्लियर कट बता सकते हैं कि टैक्स रेवेन्यू ये है और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हो जाती है, ये हो जाती है। तो ये पार्ट था किसका, रेवेन्यू का, राजस्व का। भाई राजस्व में सरकार को क्या क्या मिल रहा है, और कई बार क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा पार्ट क्या है, क्या है। फिर उसके अंदर क्या है कि जब बजट आएगा हमारे पास में, क्या है, अभी हम बजट का कोई भी डाटा इसमें पढ़ नहीं रहे हैं, पिछला बजट का कोई भी डेटा हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास बजट आएगा तो हमें ये देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तब हम उसमें एडिशंस वट एवर इज डेटा को बिल्कुल अपडेट कर देंगे। वो ये कई बार ये पूछ लेते हैं कि किस टैक्स से, ठीक है, सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू हुई, सबसे ज्यादा क्या हुआ, राजस्व हुआ। या फिर वो ये पूछ लेंगे कि मान लीजिए इनकम टैक्स है, ठीक है, आयकर है, कॉर्पोरेट टैक्स जिसको हम निगम कर कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, निगम कर कह रहे हैं, फिर जीएसटी है, ठीक है, फिर वो कह देंगे इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो ये पूछेंगे आपसे कि इनको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, क्या करो, बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, या इनको क्या करें, घटते हुए क्रम में लगाओ, क्या करेंगे, घटते हुए क्रम में लगाओ। या फिर वो क्या कर सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि एक क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, एक पॉइंट बना दिया कि इस बार जो बजट है उसके अंदर क्या है कि कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स से ज्यादा है। क्या है, जो बजट में जो अनुमान लगाया जा रहा है वो कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स से ज्यादा है। एक पॉइंट उन्होंने ये दे दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये दे दिया, ठीक है, कि कुल अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, जो सरकार को मिल रहा है, क्या कुल अप्रत्यक्ष कर जो सरकार को मिल रहा है वो प्रत्यक्ष करों से क्या है, ज्यादा है। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने लगा दिया। और तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या लगा दिया, ठीक है, कि इस बार क्या है कि जीएसटी, या हम ये कह दें कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो पिछली बार से 20% बढ़ गया या 10% बढ़ गया या फिर क्या हो गया, कम हो गया। तो 3 पॉइंट्स उन्होंने क्या कर दिए, आपको दे दिए। तो वो बजट जैसे ही आपके पास आएगा, हमारे पास आएगा, तो हम उसको क्या उसी तरीके से अपडेट करके उसके अंदर एडिशंस कर देंगे। अभी हम बजट को नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो बजट हमारे काम का नहीं है, इट्स नॉट ऑफ यूज, क्योंकि वो अपडेशन हमें करना पड़ेगा। क्योंकि बजट मोस्ट प्रोबेबली सेंटर का जो बजट है वो 1 फरवरी को आ रहा है, मे बी संडे होते हुए भी चांसेस यही है कि संडे 1 फरवरी को क्या है, गवर्नमेंट बजट अपना क्या करे, पेश कर दे। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर आती है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास में क्या है, रेवेन्यू पार्ट के, रेवेन्यू यानी राजस्व में क्या क्या चीजें आ रही हैं। डिटेल जैसे ही हमारे पास में आएगी हम इसको क्या है, डिटेल्स में ऐड करते जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारा क्या है, कैपिटल। ठीक है, ठीक है, क्या बात आ रही है आपके पास में, कैपिटल की बात आ रही है। कह रहे कैपिटल की बात आ रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्तियां हम क्या कह रहे हैं, पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, अब पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी होती हैं, तो वही 2 टर्म हम वापस ले आते हैं यहां पर। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि कैपिटल प्राप्तियां भी हैं और हम जब व्यय करेंगे, ठीक है, व्यय को, अभी तो हम क्या है, हम प्राप्तियों की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्राप्तियों की बात कर रहे हैं, हम व्यय की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम व्यय करेंगे तो उसमें भी क्या है, 2 पार्ट्स आ जाते हैं, एक राजस्व और एक क्या होता है, पूंजीगत। तो यहां ध्यान रखिएगा, जैसे हमने राजस्व में इन 2 टर्म्स को काट दिया था, क्या कर दिया था, क्रॉस कर दिया था, तो उसी तरीके से अगर हम पूंजी रेवेन्यू की बात करेंगे, रेवेन्यू व्यय की बात करेंगे, तो वो 2 टर्म्स क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, इनका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट रिसिप्ट्स, प्राप्तियों की बात कर रहे हैं हम, रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रिसिप्ट्स की। क्लियर है, हम किसकी बात कर रहे हैं, रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा कि कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब होता है या तो इसमें फर्क पड़ेगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, इसमें फर्क पड़ेगा। क्लियर है, या इसमें फर्क पड़ेगा या क्या होगा, इसमें फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब बात यह आती है कि
प्राप्तियों को हम कैपिटल प्राप्तियों को कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, कैपिटल प्राप्तियों को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसमें क्या है, प्राप्तियां भी दी जाती हैं और व्यय भी दिया जाता है, क्या व्यय भी दिया जाता है और प्राप्तियां भी दी जाती हैं। तो आरबीआईसी आपसे ये पूछ लेगी कि इनमें कौन कौन सी पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ठीक है, तो पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी हैं, तो व्यय तो आप निकालोगे, व्यय उसमें आपसे क्या, व्यय से आपको हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसेट्स के पे क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर, एसेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर हम एसेट्स बात करें, सरकार की परिसंपत्तियों की बात करें, ठीक है, तो मान लीजिए किसी भी एसेट से आपको पैसा लेना है। एसेट्स का मतलब क्या है, एसेट्स का मतलब क्या है, सरकार की प्रॉपर्टी। अगर हम सीधे तौर पे देखें, सरकार के पास क्या है, जो भी प्रॉपर्टीज है, वट एवर इट इज, एक्स वाई जेड, हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, जो सब भी सरकार के पास अवेलेबल है, सरकार के पास बॉन्ड्स भी हैं, सरकार के पास और भी हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से आपको पैसा बनाना है, क्या करना पड़ा है, प्रॉपर्टी से अगर आपको पैसा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आपको सेल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी से अगर आपको पैसा बनाना है, मान लीजिए प्रॉपर्टी से आपको पैसा लेना है, ठीक है, मोटे तौर पे सिर्फ समझने की बात है, ध्यान रखिएगा, ताकि ये समझ में हमें आ जाए कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत नहीं है। तो प्रॉपर्टी से अगर आपको पैसा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको सेल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेल मींस प्रॉपर्टी को डाउन साइज करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी में कमी लानी पड़ेगी। क्या है, प्रॉपर्टी में कमी लानी पड़ेगी। तो इसका मतलब जब भी पूंजीगत प्राप्तियां होंगी, क्या होंगी, अगर वो एसेट्स को हिट कर रही हैं, क्या कर रही है, एसेट्स को हिट कर रही हैं, किसको हिट कर रही हैं, एसेट्स को हिट कर रही हैं, तो मींस एसेट्स क्या होंगी, डिक्रीज करेंगी। क्लियर है, एसेट्स क्या होंगी, डिक्रीज करेंगी। ध्यान रखिएगा, एसेट्स में क्या होंगी, परिसंपत्तियों में क्या होंगी, कमी आएगी। क्लियर है, परिसंपत्ति में कमी आएगी, ध्यान रखिएगा, परिसंपत्ति जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रख लीजिएगा, परिसंपत्ति कम हो रही है जब हम प्राप्तियां ले रहे हैं, एसेट्स को गिरवी रख सकते हैं और भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से क्या, प्रॉपर्टी आपकी डिक्रीज, अगर गिरवी भी रख दिया तो आपके हाथ से प्रॉपर्टी एक बार किसी के हाथ में चलेगी, दूसरे के हाथ में चलेगी। अब उसको आपको वापस लाना है तो वापस वो क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। मींस एसेट्स बराबर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से पैसा लेना है तो प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ेगा, या तो आप सेल करेंगे या गिरवी रखेंगे, वट एवर इट इज, तो वो चीज आ जाती है। अब यहां ध्यान रखिए कि एसेट्स और लायबिलिटी, ठीक है, एसेट्स यानी परिसंपत्तियां और देनदारियां एक दूसरे के रिवर्स चलती हैं, उल्टा चलती हैं, ठीक है। अगर प्राप्तियों से, ठीक है, प्राप्तियों से जो पूंजीगत प्राप्तियां हम बात कर रहे हैं, रिसिप्ट्स बात कर रहे हैं, अगर उससे एसेट्स पर जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो कमी का है। क्लियर, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, कि अगर हम खाली एसेट्स की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एसेट्स की बात कर रहे हैं, क्लियर बात कर रहे हैं, एसेट्स की बात कर रहे हैं, अगर एसेट्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है तो एसेट्स क्या होंगी, डिक्रीज करेंगी, कम होंगी, ठीक है। और अगर उसके अगेंस्ट में हम लायबिलिटी की बात कर लें, ठीक है, उल्टा चलेंगी एक दूसरे से, क्या होंगी, उल्टा चलेंगी एक दूसरे से, क्या होंगी, उल्टा चलेंगी। मींस अगर यहां से आप प्राप्तियां ले रहे हैं और वो लायबिलिटी को फर्क डाल रही हैं, लायबिलिटीज पे क्या कर रही हैं, इंपैक्ट कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं, तो लायबिलिटीज क्या होंगी, इंक्रीज करेंगी। क्लियर, लायबिलिटीज क्या होंगी, इंक्रीज करेंगी, बढ़ेंगी। ध्यान रखिए, क्या होंगी, लायबिलिटीज बढ़ेंगी, ठीक है। और लायबिलिटीज का मतलब आपको पता है देनदारी होता है। क्लियर है, क्या है, देनदारी है, दोनों एक दूसरे के उलट चलती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। जब आप एक्सपेंडिचर करेंगे तो भी उलट चलेगी, और अगर आप प्राप्तियां ले रहे हैं तो भी क्या है, उलट वो मूव करेंगी, देनदारी, ठीक है। मींस देनदारी, मान लीजिए कि आपको बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, क्या है, बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, सारी चीजें हैं, ठीक है, क्लियर है, और आपके पास क्या है, बहुत अच्छा ऑर्डर आ जाता है, क्या आ जाता है, बहुत अच्छा ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, आपके बिजनेस से रिलेट करके क्या बहुत अच्छा ऑर्डर आ जाता है। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए
कि एक एग्जाम निकल आता है और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्या है, दो अलग अलग ब्रांचेस की जरूरत है। क्या, दो अलग अलग उसे ब्रांच खोलनी है, नई क्या करनी है, नई ब्रांच खोलनी है। अब उसके पास ब्रांच खोलने के लिए कोई भी परिसंपत्ति बेचने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है, उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जिसको को वो या तो गिरवी रख दे या बेच दे या कुछ भी कर दे। तो उस समय उसको वो जरूरी है कि उसे वो करना है, ही हैड टू डू इट। तो जब वो करने लगेगा तो वो क्या करेगा, अब उसको बिजनेस तो करना ही है क्योंकि उसको पता आगे उसको फायदा होगा। क्या होगा, आगे उसको फायदा होगा। वो बिजनेस से निकाल कर क्या कर सकता है, उसको कवर अप कर सकता है। क्या कर सकता है, अगर उसके पास प्रॉपर्टी भी होती तो वो बेच देता और बेच के उसको क्या कवर अप कर लेता, क्या कर लेता, कवर अप कर लेता, वापस उस प्रॉपर्टी को खरीद सकता था या उससे अच्छी प्रॉपर्टी भी क्या है खरीद सकता था। लेकिन अब उसके पास पैसा नहीं है, क्या है, उसके पास पैसा नहीं है। क्या है, अब वो पैसा लाएगा कहां से, तो वो पैसा क्या करेगा, लोन से लेगा। क्या करेगा, वो पैसा क्या करेगा, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या करेगा, पैसा लोन से लेगा। क्या करेगा, लोन से पैसा लेगा। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, किसी से उधार लेगा, दोस्तों से लेगा, साहूकार से लेगा, बैंक से लेगा, फाइनेंस कंपनी से लेगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लेगा, किसी से भी लेगा। वो क्या करेगा, पैसा उधार लेगा। उधार लेगा तो मींस उसकी देनदारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, देनदारी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहीं पर क्या है कि जब प्राप्तियां आ रही हैं, एसेट्स क्या हो रही थी, कम हो रही थी, देनदारी क्या हो रही थी, बढ़ गई थी। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट देनदारी क्या बढ़ेगी कि आपका जो लोन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये चीज क्या होती है, इसके अंदर आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में इसे समझेंगे, क्या होगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे समझेंगे, जो हमारी रोजमर्रा की लैंग्वेज होती है, जो रोजमर्रा का हम काम कर रहे हैं, अगर उस लैंग्वेज से आप इसे समझेंगे तो आप इजीली चीज को समझ जाएंगे। और अगर आप उस लैंग्वेज से इसे नहीं समझेंगे तो आपको समझने में बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। तो मोटे मोटे तौर पे मकसद यही है, एम यही है कि आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को क्या है समझा दिया जाए, और आपके जब क्वेश्चन करने की बारी है तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है, बस समझने की बात है। अगर आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट को तो आप आंसर को क्या है इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्या है, हमने इन 2, 3, 4, 5 जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ा था। इसी को क्या है नेक्स्ट वीडियो में क्या है हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया फिस्कल पॉलिसी जो पार्ट है आपका राजकोषीय नीति, ये काफी लंबा चलेगा। ठीक है, एक 2-3 वीडियोस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूसरी चीज हमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्या है समझना है, रटना नहीं है, क्रैमिंग नहीं करनी है, और बिल्कुल सिंपल वे में समझना है। जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जो भी कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं रोजमर्रा की लाइफ में, अगर उससे आप समझेंगे तो आप इजीली क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, और क्वेश्चन को करने में आपको किसी भी तरह की क्या है कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आरपीएससी, यूपीएससी, कोई भी का एग्जाम आप दे रहे हैं, वो कहीं से कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, आपको वो क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। जो भी लाइन होगी आप उसको इजीली समझ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दिस इज द एम ऑफ दिस इनिशिएटिव। हमने क्या इसे रिफाइन करके बनाया है ताकि आपको रिफाइनमेंट के साथ क्या है ये इनिशिएटिव आपके लिए यूजफुल रहे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इस चीज को क्या करेंगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।